Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your teacher Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today we are here with yet another SLO from the chapter number 3 Dynamics. और आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये दो SLOs डिस्कस करने जा रहे हैं that are 324 and 325, जिसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ेंगे कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और साथ साथ जो है वो हम दो टाइप के कोलिजन सीखेंगे कि व्हाट आर इलास्टिक कोलिजन एंड व्हाट आर इनइलास्टिक कोलिजन। चलिए, तो सबसे पहले हम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने मोमेंटम सीखा था कि व्हाट इज मोमेंटम। किसी भी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ मोशन मौजूद होता है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि अगर कोई दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो उस बॉडीज़ का या उस पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व मीन्स कांस्टेंट रहना या अनचेंज रहना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये दो बॉडीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ बॉडी ए एंड दिस इज़ बॉडी बी। अगर ये दोनों बॉडीज़ टूवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका मास जो है वो एम ए है और इस बॉडी का मास हमने सपोज कर लिया इट इज़ एम बी। इस बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको हमने v1 कंसिडर कर लिया और इसकी वेलोसिटी को हमने कंसिडर कर लिया v2। तो जब ये दोनों बॉडीज़ आपस में टकराएंगी, टकराने को जो है वो हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में कोलिजन कहते हैं। कोलिजन का मतलब होता है टकराना। तो जब ये दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड करेंगी तो कोलाइड करने से क्या होगा? बॉडी ए की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बॉडी बी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम दोनों बॉडीज़ का चेंज हो जाएगा, बिकॉज मोमेंटम डिपेंड करता है बॉडी की वेलोसिटी पे। वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी तो मोमेंटम कम हो जाएगा। जब ये दोनों बॉडीज़ आपस में कोलाइड करेंगी, टकराएंगी, तो टकराने से इनके मोमेंटम्स चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस बॉडी का मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और पी ए मीन्स बॉडी ए का मोमेंटम। सिमिलरली फॉर बॉडी बी हमने सपोज कर लिया पी बी इज़ द मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। अब लेट्स सपोज फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम था 100 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। तो कोलिजन से पहले बॉडी ए का जो मोमेंटम है वो क्या था? 100 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। एंड फॉर बॉडी बी इट इज़ 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी ए का मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड बॉडी बी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये जो पूरा मेरा सिस्टम है, सिस्टम का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो हमारा सिस्टम कहलाती है। तो फिलहाल ये दोनों बॉडीज़ जो है वो मेरे लिए एक सिस्टम है। जब ये दोनों बॉडीज़ कोलाइड करेंगी तो कोलाइड करने से पहले दोनों बॉडीज़ का इंडिविजुअल मोमेंटम बिल्कुल डिफरेंट था। अगर इस पूरे सिस्टम की बात करें तो पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है पी टोटल, इट्स मीन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, तो वो मेरे पास टोटल आ जाएगा 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो पूरे सिस्टम का मेरे पास जो मोमेंटम है वो क्या है? 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो इन शॉर्ट, दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट किसी भी सिस्टम का और किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कभी भी चेंज नहीं होता। टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है। तो जब ये दोनों बॉडीज कोलाइड करेंगी तो कोलाइड करने के बाद
फॉर एग्जाम्पल दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। कोलिजन की वजह से मासेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने मासेस को एज इट इज MA एंड MB से रिप्रेजेंट किया। अब वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी, तो लेट सपोज उसकी वेलोसिटी U1 एंड इसकी वेलोसिटी हो गई U2। अब वेलोसिटी का चेंज आया है, इट्स मीन मोमेंटम भी चेंज हो गया होगा। सो लेट सपोज बॉडी ए का जो मोमेंटम है वो हमारे पास हो गया 130 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड मोमेंटम ऑफ बॉडी बी इज 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने कहा कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर हम बॉडी ए के मोमेंटम को देखें, इट इज 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और कोलिजन के बाद बॉडी ए का मोमेंटम इज 130 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली फॉर बॉडी बी उसका मोमेंटम 50 था, कोलिजन के बाद उसका मोमेंटम कितना हो गया 20। दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम है वो चेंज हो गया, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो किसी एक बॉडी की बात नहीं करता, बल्कि ये जो पूरा लॉ है वो पूरे एक सिस्टम की बात करता है। अगर हम इस पूरे सिस्टम को देखें, सो वी हैव टोटल मोमेंटम ऑफ 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बिफोर कोलिजन। सिमिलरली अगर हम टोटल मोमेंटम देखें आफ्टर द कोलिजन PA plus PB, it is equal to 130 and 20, it is equal to 150 kilogram meter per second. So according to law of conservation of momentum, the total momentum of an isolated system always remain constant. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। लाइक एक एग्जांपल के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया कि दो इंटरैक्टिंग बॉडीज़ हैं, दोनों के मासेस डिफरेंट हैं, दोनों की वेलोसिटीज़ डिफरेंट है। जब वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद दोनों बॉडीज़ के जो मासेस हैं वो सेम रहेंगे, जबकि जो दोनों की वेलोसिटीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से मोमेंटम चेंज हो जाएगा। दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम बिफोर कोलिजन डिफरेंट था, कोलिजन करने के बाद दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम चेंज हो गया। और जब हमने टोटल मोमेंटम देखा तो टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का जो है वो कांस्टेंट आया, जो इनिशियल मोमेंटम था वही हमारे पास जो है वो फाइनल मोमेंटम है। सो दिस वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बिलियर्ड बॉल का टेबल है, एक स्नूकर टेबल है जिसमें हमारे पास बहुत सारी बॉल्स मौजूद हैं, और यहाँ एक बॉल मौजूद है जिससे हम इसको स्ट्राइक कर रहे हैं। बिफोर कोलिजन तमाम बॉल्स जो है वो रुके हुए थे, इट्स मीन तमाम इन बॉल्स का जो मोमेंटम है वो क्या है, ज़ीरो। सिमिलरली ये जो स्टार्टिंग वाला बॉल था वो भी रुका हुआ था, तो इस बॉल का भी जो मोमेंटम है वो क्या है, ज़ीरो। तो इट्स मीन ये जो मेरा पूरा सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम आ रहा है वो क्या आ रहा है, इट इज ज़ीरो। इसी तरह से जब हम उसको हिट करेंगे इस बॉल से, क्यू बॉल से बाकी तमाम बॉल्स को जब हम हिट करेंगे तो हिट करने से क्यू बॉल के साथ साथ तमाम बॉल्स जो है वो मोशन में आ जाएंगे, तमाम बॉल्स के पास वेलोसिटी आ जाएगी, और इन शॉर्ट दे विल गेन मोमेंटम। तमाम बॉल्स के पास जो है वो मोमेंटम आ जाएगा। अगर हम इस पूरे सिस्टम में तमाम बॉल्स का मोमेंटम मेजर करें या मोमेंटम को कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो आएगा, बिकॉज पूरे सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम था वो क्या था, ज़ीरो था। तो जब कोलिजन होने के बाद भी अगर हम टोटल मोमेंटम निकालेंगे तो ज़ीरो आएगा। एक बात याद रखिएगा कि हम इंडिविजुअल बॉल के मोमेंटम की बात नहीं कर रहे। इंडिविजुअल बॉडीज़ के पास तो मोमेंटम है,
बट जब हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो आफ्टर द कोलिजन भी ज़ीरो आएगा। चलिए तो अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड SLO की तरफ, जिसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। वन इज इलास्टिक कोलिजन एंड द अदर इज इनइलास्टिक कोलिजन। ये दो तरह के कोलिजन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर हम कोलिजन की बात करें तो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि कोलिजन का मतलब होता है टकराना। दो बॉडीज़ जब आपस में टकराती हैं, दो बॉडीज़ आपस में इंटरैक्ट करती हैं, तो उसको हम फिज़िक्स की टर्म में कोलिजन कहते हैं। अब कोलिजन से क्या होता है? जब भी दो बॉडीज़ कोलाइड करती हैं तो कोलाइड करने से क्या होगा, बॉडी की वेलोसिटीज़ में चेंज आ जाता है, बॉडी की एनर्जी के अंदर चेंज आ जाता है। जब भी कोई दो बॉडीज़ टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, तो कोलाइड करने से वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है और एनर्जी भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो बॉडीज़ हों, बॉडी ए एंड बॉडी बी। बॉडी ए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी v1, बॉडी बी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी v2। जब ये दो बॉडीज़ आपस में टकराएंगी तो टकराने से इन दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है मोमेंटम चेंज हो जाएगा। दोनों बॉडीज़ का जो मोमेंटम है बॉडी ए और बॉडी बी का वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? हमने रिलेशन पढ़ा था बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। जब ये दोनों बॉडीज़ आपस में टकराएंगी तो टकराने से एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी, और फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स लगने से मोमेंटम में एक लाजमी चेंज आता है। तो बहरहाल कोलिजन की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और साथ साथ जो है वो उस पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो भी चेंज हो जाती है। तो ये चेंजेस है जो कि कोलिजन के दौरान उस सिस्टम के अंदर आते हैं। वेलोसिटी का चेंज होना, मोमेंटम का चेंज होना एंड एनर्जी का चेंज होना। तो अगर हम सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम कंजर्व हो, मोमेंटम कंजर्व, और मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब हमने इस SLO में अभी प्रीवियस स्टार्ट ऑफ द लेक्चर के अंदर सीखा कि मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब है कि तमाम सिस्टम के अंदर मौजूद बॉडीज़ का मोमेंटम चेंज होगा, बट जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहता है, साथ साथ मोमेंटम के साथ साथ जो एनर्जी है पूरे सिस्टम की वो भी कंजर्व रहती है। मीन्स कि दोनों या तमाम बॉडीज़ की जो एनर्जी है कोलिजन होने से पहले और तमाम बॉडीज़ की एनर्जी कोलिजन होने के बाद ये कांस्टेंट रहती है। जो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी पूरे सिस्टम की सेम रहेगी, इसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। इसी तरह से अगर हम इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब है ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम इज कंजर्व, और एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती। तो ऐसा सिस्टम या ऐसा कोलिजन in which the total momentum of the system remains conserved while the total energy of the system is not conserved, ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, ऐसा कोलिजन क्या कहलाता है? इट इज इनइलास्टिक कोलिजन। तो दो तरह के कोलिजन थे जिसको डिफाइन किया हमने कि ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम के साथ साथ एनर्जी भी कंजर्व रहे, ऐसे मोमेंटम को इलास्टिक कोलिजन, और इनइलास्टिक कोलिजन उसे कहते हैं जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहे बट टोटल जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होती।
तो सेकंड पॉइंट की तरफ हम आ जाएं तो इलास्टिक कोलिजन में बिकॉज एनर्जी कंजर्व है, इसी वजह से जो सिस्टम है उसमें किसी भी फॉर्म के अंदर एनर्जी वेस्ट नहीं होती। नो एनर्जी इज वेस्टेड। एनर्जी जो है वो किसी भी फॉर्म में वेस्ट नहीं हो रही होती। अब कैसे पता हमें वेस्ट नहीं हो रही? बिकॉज इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी जो पूरे सिस्टम की है वो सेम आ रही है, कोई पार्ट ऑफ एनर्जी वहाँ से मिसिंग नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि उस पूरे सिस्टम में कोई भी एनर्जी जो है वो किसी भी फॉर्म के अंदर वेस्ट नहीं हो रही। जबकि इलास्टिक कोलिजन की हम बात करें तो इलास्टिक कोलिजन में सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेड, सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेड। एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो ज़ाया हो रहा होता है, इसीलिए जो है वो उस पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती या कांस्टेंट नहीं रहती है। इन कोलिजन की अगर हम एग्जांपल्स देखें कि व्हेन डेली लाइफ वे डज दीज इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन एग्जिस्ट, तो अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है डेली लाइफ में स्पेशली जहां जो कोलिजन होते हो वो कैसे हो, इलास्टिक कोलिजन हो। डेली लाइफ के अंदर तमाम कोलिजन में तमाम सिस्टम्स के अंदर जो है वो सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेड, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। इसीलिए जो है वो हम डेली लाइफ के अंदर इलास्टिक कोलिजन को ऑब्जर्व नहीं करते। अगर हम इन कोलिजन की एग्जांपल्स की तरफ जाएं, एग्जांपल को देखें इलास्टिक कोलिजन की, तो जो एटम के किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मौजूद एटम्स हैं लाइक सॉलिड के अंदर वाइब्रेट करते हैं, सिमिलरली लिक्विड्स के अंदर वाइब्रेट करने के साथ साथ स्लाइड करते हैं और गैसेस के अंदर जो है वो रेंडमली मूव करते हैं। तो ये जो एटम्स हैं एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो इनका जो मोशन है या इनका जो कोलिजन है इट इज़ इलास्टिक कोलिजन। बिकॉज एक एटम जब दूसरे एटम से टकराता है, टकराने के दौरान कोई एनर्जी जो है वो और उनके दरमियान जो है वो ज़ाया नहीं हो रही होती, कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होती, कोई साउंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। टकराने के दौरान, कोलिजन के दौरान सारी की सारी एनर्जी एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो रही है, कोई एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं हो रही होती। इसीलिए जो उनका एटम्स का जो कोलिजन है उस कोलिजन को हम कहेंगे इट इज़ इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इन इलास्टिक कोलिजन डेली लाइफ के तमाम कोलिजन, अगर मैं एक दो बॉडीज़ को आपस में यूँ टकराऊंगा, टकराने से जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बट जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? बिकॉज टकराने से इनके दरमियान कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, कोलिजन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी, ये वो एनर्जी है जो कि सिस्टम के अंदर वेस्ट हो रही है। सिमिलरली जब एक कार दूसरी कार को आके हिट करेगी तो हिट करने से मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बट उसकी जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कंजर्व? बिकॉज उन दोनों कोलिजन के दरमियान साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है, उस कोलिजन के दरमियान हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस हो रही है, और ये वो तमाम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है जिसमें एनर्जी ज़ाया हो रही है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो डेली लाइफ के तमाम जो कोलिजन है उसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन की अगर हमसे बात की जाए, एग्जाम्पल पूछी जाए, तो जो एटम्स के दरमियान कोलिजन होता है इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, दीज कोलिजन्स आर नोन एज इलास्टिक कोलिजन्स। तो ये था हमारा आज का एसएलओ जिसमें हमने दो टॉपिक्स कवर किए। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीखा और साथ साथ जो है वो हमने दो टाइप के कोलिजन के अंदर डिफरेंशिएट किया, जिसमें हमने डिफाइन किया, साथ साथ एनर्जी के वेस्ट की बात की, और फिर जो है वो लास्ट पॉइंट के अंदर हमने इस इलास्टिक कोलिजन की कुछ डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स कोट की। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक और एसएलओ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन, दिस इज मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज।